पूर्व मंत्री सतदेव राय ने दरौंदा के निर्दलीय उम्मीदवार भोला सिंह के पक्ष में एक प्रेस वार्ता संबोधित किया और उन्होंने दरौंदा की जनता से अपील किया कि आप भारी से भारी मतों से अनुराग उर्फ भोला सिंह को अपना एक एक कीमती वोट दे करके और इन्हें जिताकर बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करें। आइए सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री सतदेव राय ने अपने प्रेस वार्ता में और क्या कुछ कहा। विधानसभा के वर्तमान चुनाव में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से भोला जी प्रत्याशी हैं और भोला जी के पिताजी के साथ हम लोगों का बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा है। जानकारी मिली परिस्थिति बस निर्दलीय उम्मीदवार हुए हैं तो मुझे लगा कि हम लोगों को जाना चाहिए, इनके पक्ष में प्रचार करना चाहिए और जो भी लोग परिचित हैं या नहीं परिचित हैं उनके यहाँ जाकर मिलकर बात करके कि आज की स्थिति में इस तरह के सशक्त उम्मीदवार को अगर आप यहाँ से विधायक बनाते हैं तो क्षेत्र में विकास की बात तो सभी करते हैं, तो विकास ऐसा है मगर क्षेत्र के लोगों से संबंध रखना, मजबूती से अपनी बातों को सरकार के सामने रखना और सबसे बढ़कर जो एक लंबे समय से सिवान के इलाके में उग्रवाद हो या अपराध हो, इस तरह का माहौल बना है, उसमें भी जनता के पक्ष में ये सार्थक हस्तक्षेप यही कर सकते हैं। ऐसे लोगों से जनता को बचाने की बात है, रक्षा करने की बात है, सुरक्षा देने की बात है। तो इनका व्यक्तित्व है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सिवान से लेकर पटना दिल्ली तक के इनके जो संबंध हैं उसके आधार पर ये कारगर साबित होंगे। निर्दलीय उम्मीदवार हैं, पहले भी लोग निर्दलीय ही जीते हैं यहाँ से, इसलिए मुझे लगता है कि अपनी परंपरा ये क्षेत्र बरकरार रखेगा। जब निर्दलीय उम्मीदवार जीतने के बाद किसी दल में चला जाता है या दल उसे अपने पास बुला लेता है तो जिन्होंने समर्थन किया है निर्दल के नाते वही पुनर्विचार करते हैं उसके बारे में। मुझे उम्मीद है, कल रात में मैं यहाँ आया, जितनी जानकारियाँ मिली उसके आलोक में मुझे उम्मीद है कि मेहनत तो कर ही रहे हैं, इस बार दरौंदा से इनकी जीत हो जाएगी ऐसा लग रहा है। उस क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो हमारी धारणा कितनी पक्की है और भी पुष्ट हो सकता है, मगर हम लोग इस उम्मीद से लोगों के पास जा रहे हैं कि ये प्रतिनिधि बने इस क्षेत्र का विकास और साथ ही राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। तो विचित्र हो गया है इस क्षेत्र में। देखिए, नदियां हैं जिनके जल का उपयोग सार्थक तरीके से हो सकता था, आज बाढ़ आ जाता है, खेत डूब जाते हैं, डूबे रह जाते हैं। जिसमें तटबंध बने थे या गंडक से भी नहरें निकाली गई थी तो उसे बहुत सारे लोगों ने ध्यान खींचा था कि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो जो विकास के नाम पर हम काम कर रहे हैं उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और आज वह दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बांधों के बारे में चर्चा तो 1934-35 से होती रही है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस में आज़ादी के समय सक्रिय थे तो उस समय पटना में बैठक हुई थी कि हमारी उत्तर बिहार की नदियां हैं, इन नदियों के जल का प्रबंधन हम कैसे करें। पर उसके बाद भी केवल नदियों को घेर देना, बांध देना, ख्याल नहीं रखना, तटबंध टूट जाते हैं, नहरें टूट जाती हैं, इलाके में पानी पसर जाता है। और जब हम सुरक्षा कर रहे हैं जल प्रबंधन के नाते किसानों के संपत्ति की, तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कारण से अगर ऐसी स्थिति आ गई, बारिश ज़्यादा हो गई, तटबंध टूट गए, पानी पसर गया खेतों में, तो उसको जल्दी उसमें से निकालने का भी प्रबंध होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ परसा में तो चौर है, चौर की बात अलग है, चौर के बाहर के इलाके में भी जाइएगा, अमनौर के कई गाँव में मैं गया, बैकुंठपुर विधानसभा के कई गाँव में गया,
सब जगह ये समस्या है कि अभी भी घुटना भर पानी खेतों में लगा हुआ है। तो खेतों से पानी निकालने का भी प्रबंध होना चाहिए, साथ साथ ये व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। अब पानी अभी घुटना भर लगा है, अपने निकलेगा तो निकलते निकलते फिर अगली बरसात आ जाएगी, किसान तो खेती नहीं कर सकेगा, केवल माल गुजारी देना पड़ेगा उसको। तो स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर भी मुझे लगता है कि भोला जी चुनाव में आएंगे जीत कर, तो क्षेत्र को लाभ होगा, युवकों को लाभ होगा। आज नौकरी देने या रोजगार देने दोनों में अंतर होता है। इसके बाद हर कोई कह रहा है, कोई 10 लाख नौकरी दे देंगे, कोई कह रहा है कि हमने इसने रोजगार दे दिया। स्थानीय स्तर पर जो यहाँ के युवा हैं उनको आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त रखना, ये आज आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई हम आपको नौकरी करने वाले के बदले नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं, परंतु जो बातें दिल्ली पटना से चलती हैं ज़मीनी स्तर पर वो कारगर नहीं होती हैं। उसका एक ये भी कारण है कि विभिन्न रूपों में जो लोग स्थानीय स्तर पर इसको एक सार्थक दिशा देने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो जब अपने पदों पर जाते हैं तो पता चलता है कि पद पर जाने के बाद उन्होंने ऐसा काम किया, जनता को लाभ तो नहीं हुआ, उनको भी लाभ नहीं हुआ। किसी पर विजिलेंस की इंक्वायरी हो जाती है, कोई जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे लोग भी अगर उम्मीदवार होते हैं तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के बारे में पार्टियां क्यों नहीं सोचती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है, तो उसने अगर इनके यहाँ इनके क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया है जिन पर निगरानी के मुकदमे चल रहे हैं, एक नहीं एक से अधिक चल रहे हैं, तो ऐसे लोग तो परखे हुए लोग माने जाएंगे। और आश्चर्य है कि भाजपा जैसी पार्टी अगर ऐसे लोगों को चुनती है तो यही लगता है कि भाजपा में कितना परिवर्तन हो गया है। भाजपा के आदर्श पुरुष रहे हैं, जनसंघ के संस्थापक रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और दीनदयाल उपाध्याय का ये कहना था, उन्होंने पुस्तक लिखी है अपनी पॉलिटिकल डायरी, उसमें भी लिखा है कि यदि कोई पार्टी या हमारी पार्टी चुनाव में ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना देती है जो सही व्यक्ति नहीं है, जो गलत व्यक्ति है, तो जनता को अधिकार है कि उसमें करेक्शन कर दे, उसमें संशोधन कर दे। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में सही उम्मीदवार नहीं चुना है। तो दीनदयाल जी के कहने के अनुसार जो भाजपा के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको इसमें सुधार कर देना चाहिए, गलती को सुधार देना चाहिए। पार्टी ने गलती की, भाई हम कार्यकर्ता हैं, गलती सुधार रहे हैं, तो दीनदयाल जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अखबारों में छपा है, कि अगर पहली पीढ़ी भ्रष्टाचार करती है, उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो अगली पीढ़ी उससे अधिक भ्रष्टाचार करती है। ये छपा है परसों अखबारों में का बयान। तो मोदी जी के इस बात को भी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि नहीं अमल में आए, तो क्यों हम ऐसे व्यक्ति को जिसकी पहली पीढ़ी में ही जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उसको हम वोट देंगे। इसलिए सबसे अधिक साख और कसौटी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। वो ये सोचें कि यह पार्टी जिस उद्देश्य से जिस नीति के कारण बनी है, दीनदयाल जी और नरेंद्र मोदी जी जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए इस चीज़ में। मैं तो आग्रह करूँगा कि दीनदयाल जी के अनुसार पार्टी ने गलती की है, उस गलती को सुधारने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। मोदी जी अगर पहली पीढ़ी के ही भ्रष्टाचारी को चाहते हैं कठोर दंड मिले, तो नरेंद्र मोदी जी की बात को भी अमल में लाने का दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के साख को बचाने की चुनौती इस चुनाव में है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रबुद्ध होते हैं, नीति सिद्धांत से बंधे होते हैं, इसलिए ज़रूर वे अपना वोट इन सारी चीज़ों को सोच समझ कर देंगे, और वो देंगे तो लगेगा कि जिसे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया उसे नहीं देना चाहिए। अब नहीं देना चाहिए तो किसे देंगे? तो एकमात्र विकल्प तो भोला जी ही बचते हैं। मैं तो सभी से आग्रह करूँगा कि
वर्तमान परिस्थिति को सिवान में देखते हुए और राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर अपनी भूमिका का निर्वाह उनको करना है बेहतर तरीके से, तो इस क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं बचता है कि लोग यहाँ भोला जी को अपना वोट दें। झारखंड में अब सरकार के साथ रहकर ही सरकार का प्रभाव किया। आज बिहार में आप एंट्री किए हैं, बिहार में क्या लग रहा है, विकास हुआ है या नहीं हुआ? आप तो रास्ते से चलते देखते देखिए, बिहार में विकास नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है। सड़कें बनी हैं, बिजली आई है और कई काम हुए हैं, मगर विकास तो कोई एक मुफ्त काम कर देने का नहीं। आज हमने विकास कर दिया तो आजीवन चलता रहेगा। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अब इस विकास को और गति देनी है तो हमको स्थानीय स्तर पर, सब लोग कहते हैं कि लोकल को वोकल होना चाहिए, प्रधानमंत्री का नारा है, तो इसलिए जो विकास अब तक हुआ है और जो रह गया है, बच गया है, उसको सही दिशा में आगे बढ़ाना है, ये प्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए। इसलिए मैं उसमें नहीं हूँ कि कह दूँ कि विकास नहीं हुआ है। और जिस तरह से पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं, पारिवारिक आलोचना कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो जाते हैं, मुख्यमंत्री भी शामिल हो जाते हैं, कदार लोग शामिल हो जाते हैं, तो ये लोकतंत्र के भविष्य के लिए सही नहीं है। चुनाव के समय तो और जनता को संयमित भाषा में हमको संबोधित करना चाहिए और बताना चाहिए हम क्या हैं, आप इसको जानिए ना, दूसरा क्या है हम उसको बताने में लगे हुए हैं। तो हम दूसरे का परिचय दे रहे हैं, दूसरा हमारा परिचय दे रहा है। जनता अपने मुंह से सुनना चाहती है कि हम क्या हैं, अपनी बातों को कहिए, बताइए, वह नहीं हो रहा है। तो एक दूसरे के बारे में हम दूसरे के ही मुंह से सुन रहे हैं, कौन कितना चोर है, बेईमान है। अब लालू जी का भ्रष्टाचार का मामला उठता है। मैंने 1994 में, आप लोग शायद उस समय ज़्यादा सक्रिय नहीं होइएगा पत्रकारिता में, मैं उस समय भी सिवान आता था और 1972 से 74 तक मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालीन कार्यकर्ता के नाते छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, इसका मैं प्रभारी था। 2 साल तक काम किया था। अभी वाल्मीकि यादव, ये कई लोग मिलने आए थे, गुरु जी का सामने घर है, सारे लोग अभी आए थे। तो उसको देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये क्या हो गया है। सत्ता का मद इतना आँख पर नहीं चढ़ जाना चाहिए कि जो वस्तु स्थिति है उससे हम वाकिफ़ नहीं रहे उससे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जिस काम के लिए वो बनी है उसका भविष्य देखना चाहिए। और जब तक नीचे विधायक के नीचे के जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये उसके अनुरूप नहीं बनेंगे और हम चुनाव केवल इसलिए लड़ेंगे कि हम चुनाव जीत जाएं, तो इससे तो वे सारे उद्देश्य पुराने होने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लालू जी को आज भी पानी पी कर पूछते हैं। 1994 में मैं पहला व्यक्ति था जिसने लालू जी की सरकार में गड़बड़ियाँ हो रही इसको उठाया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था इस राज्य का। कोई भरोसा नहीं करता था, भाजपा के लोग भी नहीं करते थे। 1996 में CAG रिपोर्ट आई तो मैं जो कहता था साबित हो गया। तब मैंने लोगों को पकड़ा, इस पर आंदोलन होना चाहिए, जाना चाहिए हम लोगों को कोर्ट में, सब जगह। अब ये बातें कितने 30 साल पुरानी हो गई, 25 साल 30 साल पुरानी हो गई। लालू जी ने जो किया उसकी सज़ा उनको मिल गई, आज भी सज़ा भुगत रहे, लंबे समय तक भुगतेंगे। तो अब पुरानी चीज़ों को कूड़े मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फ़ायदा समाज का होने वाला है। उनको जो करना था किया, सज़ा मिल रही है। अब आज जो हो रहा है, हम बासी को याद करते हैं, जो टटका भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भूल जाते हैं। तो हम दूसरे के भ्रष्टाचारी को सज़ा देना चाहते हैं, ढोल पीट करके भ्रष्टाचारी है, और अपने भ्रष्टाचारी को बचाना चाहते हैं। तो जमशेदपुर में तो मेरी लड़ाई इसी को लेकर थी। आपने कहा पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ करते थे, तो मैं तो वही जो चीज़ें मैं लालू जी को बताता था ये नहीं करना चाहिए आपको एक मित्र के नाते, तो आज भी मैं वही बताता था अपनी सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री को कि नहीं करना चाहिए आपको।
नहीं माने, जनता ने बता दिया, उनको भी हरा दिया और पार्टी को भी हरा दिया। जो पार्टी 65+ का नारा दी थी चुनाव में, इतना सीट जीतेंगे, वो 25 पर सिमट गए। तो जनता तो सब चीज़ों को जानती है, सही परिप्रेक्ष्य में हम आचरण करेंगे ठीक रहेगा। आज तो हम मंगवा देते हैं आपको, किताब हमारी गाड़ी में होगी, उसको 10-12 कॉपी मंगा दे देंगे। मैंने तो लॉकडाउन हुआ, समय मिला तो मैंने 250 पेज की किताब लिखी, केवल एक मुद्दे पर जिसको मैं उठाता था। और मैंने पार्टी के सभी नेताओं को भेजा जो भाजपा के लोग हैं, दिल्ली से लेके रांची तक, पटना के लोगों को भी किया। और मैंने चुनौती दिया है कि इसमें से एक भी वाक्य अगर गलत है तो आप हमको बताइए। कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जितनी चीज़ों को मैंने लिखा है सब सरकार के फायदों से ली गई है और हूबहू लिखा है। तो अब ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नकार दिया झारखंड की जनता ने, एक विधायक के रूप में नकार दिया जमशेदपुर की जनता ने, और साहब आपने उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो भ्रष्टाचार के प्रति, अपने लोगों के भ्रष्टाचार के प्रति हमारा क्या नज़रिया है? तो दूसरा का छोटा छेद हो तो उंगली लगा के बड़ा फाड़ दीजिएगा उसको, और अपना में पेवन लगाते रहिएगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कभी नीति, सिद्धांत, व्यवहार, कार्य नहीं रहा है। तो इसीलिए ये भ्रष्टाचार की बातें प्रभावी नहीं होती है। हर व्यक्ति दूसरे को भ्रष्ट करने लगा है आजकल। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वो भी सामने वाले को भ्रष्ट करता है। इसी नाते मैं कहता हूँ कि आज जो यहाँ स्थिति है, जैसा भाजपा ने उम्मीदवार दिया है, तो उम्मीदवार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को चाहिए कि अपने नेताओं के गलत निर्णय पर मुहर लगाने के बदले उसमें संशोधन करे, सुधारे, ताकि आगे के लिए इन लोगों को ये याद रहे, सबक मिले।